हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोमान सलीम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। सॉरी, मैं 7th लेक्चर जल्दी अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरा ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट हो रहा था, जो कि फ्राइडे 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स जल्दी अपलोड कर सकूं। अगर आप में से अभी भी कोई उस टेस्ट प्रिपरेशन सेशन को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल्स लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ज़्यादा बात करेंगे बेसिक्स पर, क्योंकि पीपीएससी के टेस्ट में बेसिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, रीजंस ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, assumptions of law of demand, exceptions of law of demand, and changes in demand. Demand means the quantity of a good which the consumers are willing to purchase at different prices. इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर्स किसी गुड की कोई ख़ास क्वांटिटी किसी ख़ास प्राइस पे बाय करने के लिए विलिंग होते हैं तो वो उनकी डिमांड बनती है। अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो डिमांड की 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ विलिंगनेस और डिज़ायर टू परचेज, सेकेंड वन इज़ एबिलिटी टू परचेज। अगर एक बंदा किसी चीज़ को बाय करने की डिज़ायर रखता है और उसके पास उस चीज़ को बाय करने की एबिलिटी भी है तो वो उसकी डिमांड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा आईफोन बाय करना चाहता है लेकिन उसके पास आईफोन बाय करने के लिए पैसे नहीं हैं, एबिलिटी टू परचेज नहीं है, तो वो उसकी डिमांड नहीं होगी। इसी तरह से एक बच्चा सिगरेट बाय करने की एबिलिटी तो रखता है लेकिन सिगरेट बाय करने की डिज़ायर नहीं रखता, तो फिर भी वो उसकी डिमांड नहीं होगी। सो डिमांड के लिए हमेशा 2 कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ डिज़ायर टू परचेज एंड सेकंड वन इज़ एबिलिटी टू परचेज। फिर वो उस ख़ास गुड की किसी कंज्यूमर के लिए डिमांड होगी। इंडिविजुअल डिमांड means the quantity of a commodity which a consumer is ready to purchase at different prices. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे टेबल में देखें तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रही है कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उसकी डिज़ायर और उसकी एबिलिटी टू परचेज प्राइस डिक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए जब भी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ये इंडिविजुअल डिमांड होती है। The sum of all the individual demands at various prices is known as market demand. मार्केट डिमांड एक्चुअली ये होती है कि मार्केट में जितने इंडिविजुअल्स हैं वो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे किसी स्पेसिफिक गुड की जितनी जितनी डिमांड्स कर रहे हैं उन सब डिमांड्स को हम ऐड कर लें तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मार्केट में सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 कंज्यूमर्स हैं, तो उन दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के जो कंज्यूमर ए है वो 100 रुपीज़ पर किसी स्पेसिफिक गुड की जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स कर रहा है, और जो कंज्यूमर बी है वो 100 रुपीज़ पर उसी गुड की जो डिमांड है वो 12 कर रहा है। अगर हम इन दोनों की डिमांड्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। सो 100 रुपीज़ पर जो इन दोनों को ऐड करने से मार्केट डिमांड आएगी वो 22 यूनिट्स होगी। और सेकेंडली हमें ये भी याद रखना है कि मार्केट डिमांड इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। सो जब भी हमारे पास मार्केट डिमांड होगी तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं और कितने इंडिविजुअल्स थे, उन सब इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाती है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, अगर हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व देखें तो वो नेगेटिव स्लोप होती है, क्योंकि जब भी प्राइस डाउन होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, और जब भी 2 वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन पर मूव करते हैं तो उनकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है, और जब भी कोई 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन पर मूव करते हैं तो उनकी स्लोप पॉजिटिव होती है। सो डिमांड कर्व के केस में जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड
इंक्रीज हो जाती है। सो डिमांड कर्व ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो डिमांड कर्व होती है वो नेगेटिवली स्लोप होती है। रीजंस ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। देखें कि जब भी प्राइस डाउन होती है किसी गुड की, तो उसकी वजह से हो सकता है पहले जो गुड किसी ख़ास कंज्यूमर्स की रेंज में ना हो, तो प्राइस डाउन करने से वो उन कंज्यूमर्स की रेंज में आ जाती है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इनकम इफेक्ट, इसी तरह से प्राइस डाउन होने से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जब भी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो हम लोग किसी गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि अगर किसी स्पेसिफिक गुड की प्राइस डाउन हुई है तो हो सकता है कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस डाउन ना हुई हो। सो इसीलिए हो सकता है कि कंज्यूमर्स वो जो गुड जिसकी प्राइस डाउन नहीं हुई उसको छोड़कर जिसकी प्राइस डाउन हुई है उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो इसलिए हम देखें तो जब भी प्राइस डाउन होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होती है। और डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने के ये तीन रीजंस होते हैं: इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, income effect and substitution effect. Law of demand, if other things remains constant, when the price of a good decreases its quantity demand increases, and when its price increases its demand decreases. यहाँ पे हम देखें तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। उसमें जो अदर थिंग्स हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। इसलिए जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। और लॉ ऑफ डिमांड में याद रखने वाली बात ये है कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, और जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कांस्टेंट हम लेते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में जब भी कोई लॉ होता है उसके लिए कोई ना कोई अजम्पशंस रखी जाती हैं, क्योंकि जो अजम्पशंस होती हैं जो हमारा लॉ होता है उस पे बेस करता है। जब भी ये अजम्पशंस वॉयलेट होती हैं तो हमारा लॉ जो होता है वो वॉयलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लॉ की जो ऑथेंटिसिटी है वो वैलिड नहीं रहती। इसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड को वैलिड रहने के लिए कुछ ख़ास कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ सेम यूनिट्स ऑफ गुड्स। इसका मतलब है कि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं तो उसमें जो गुड्स हों वो सेम यूनिट्स हों, उनका साइज़, उनका कलर, उनका टेस्ट, उनके सारे फिज़िकल फीचर्स एक जैसे होने चाहिए। अगर उनके फीचर्स एक जैसे नहीं होंगे तो उनकी वजह से उनकी डिमांड इफ़ेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से समटाइम प्राइस डाउन करने से भी उनकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। सेकंड वन इज टेस्ट शुड नॉट चेंज, क्योंकि टेस्ट चेंज होने से भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गुड का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है तो उसकी प्राइस डाउन होने से भी उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। थर्ड वन इज़ वेदर शुड नॉट चेंज, क्योंकि वेदर चेंज होने से भी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फोर्थ वन इज़ इनकम शुड नॉट चेंज, क्योंकि इनकम चेंज होने से डिमांड डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। इसीलिए अगर किसी गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज हो जाती है तो उसके लिए उस गुड की डिमांड इतनी डिक्रीज नहीं होती। इसलिए इनकम जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि इनकम जो है वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, और जब भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड इफ़ेक्ट होती है। फिफ्थ वन इज़ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स की जो प्राइसेस होती हैं वो चेंज होने से गुड की अपनी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। इसीलिए प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें कोक और पेप्सी की, अगर कोक की प्राइस डिक्रीज़ होती है
और उधर से पेप्सी की जो प्राइस है वो कोक से ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो कोक की डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि लोगों के लिए पेप्सी ज़्यादा चीप होगी। सो लोग कोक को छोड़ के पेप्सी की तरफ स्विच कर जाएंगे, जिसकी वजह से कोक की प्राइस डाउन होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं हुई, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। इसलिए प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज नो डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट्स। न्यू सब्सटीट्यूट्स भी आने से जो गुड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि जब न्यू सब्सटीट्यूट्स आते हैं तो लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और जब भी ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो लोगों की जो क्वांटिटी डिमांड है किसी गुड के लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली किसी भी गुड की जो डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो किसी भी गुड की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। सो लॉ ऑफ डिमांड जब भी डिस्कस करेंगे उस वक्त जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी डायरेक्टली परचेजिंग पावर को इफेक्ट करती है, और परचेजिंग पावर डायरेक्टली हमारी किसी भी चीज़ की डिमांड को इफेक्ट करती है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को वैलिड रहने के लिए वैल्यू ऑफ मनी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो ये थी कुछ अजम्पशंस जिनकी बेस पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वैलिड रहता है। जब भी ये अजम्पशंस वॉयलेट होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहेगा। एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे वैलिड नहीं रहता। इस केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वॉयलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व होती है वो पॉजिटिव स्लोप हो जाती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एक्सेप्शंस आती हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्टिव गुड्स। डिस्टिंक्टिव गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कुछ डिफरेंट गुड्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ले लें आईफोन की। आईफोन एक ऐसा गुड है जो हमारे जो सोसाइटी है उसमें स्टेटस सिंबल बन चुका हुआ है। उसकी प्राइस तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड इतनी डिक्रीज नहीं हो रही, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे होल्ड नहीं करता। रेयर कमोडिटीज ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो इतनी क्या कहना चाहिए कि ईजिली अवेलेबल ना हो। जब भी कोई गुड्स ईजिली अवेलेबल नहीं होती, आप उसमें एग्जांपल ले सकते हैं होर्डिंग की, ब्लैक मार्केटिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है वो गुड की जो शॉर्टेज हो जाती है। जब गुड की शॉर्टेज होती है तो वो रेयर कमोडिटीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। आपके लिए आपके पास बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 में हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क की हैं। इन जब कोविड-19 आया था उसमें हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी उनकी, क्योंकि लोगों ने होर्डिंग कर ली थी। होर्डिंग के बाद वो रेयर कमोडिटीज़ हो गई थी। तो आप देखें तो कोविड-19 के दौरान जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो हैंड सैनिटाइजर्स की और मास्क की प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों की पीछे एक्सपेक्टेशंस ये आना शुरू हो गई थी कि हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा प्राइसेस और बढ़ जाएं, जिसकी वजह से एक साइड पे तो इनकी प्राइसेस बढ़ रही थी, दूसरी तरफ से उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। सो इस केस में भी क्या हुआ था, लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहा था। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ऐसी होती हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। अगर उनकी प्राइसेस बढ़ भी रही होती हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज नहीं होती। आप एग्जांपल ले लें किसी मेडिसिन की, कि वो मेडिसिन आपकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुकी है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन आपने डेली यूज़ करनी होती है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो इंसुलिन की अगर प्राइसेस बढ़ती भी जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इतनी डिक्रीज नहीं होगी, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी वैलिड नहीं रहता। नेक्स्ट वन इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स एक टाइप होती हैं इंफीरियर गुड्स की, जो कि फर्स्ट टाइम आयरिश पोटैटो के नाम से मशहूर हुई। जब आयरलैंड में फेमिन आया
तो उस वक्त ये हुआ था कि जो आयरलैंड के पोटैटोस थे ना, उनकी प्राइस बढ़ती जा रही थी, तो लोग उनकी डिमांड भी इंक्रीज करते जा रहे थे। सो इस केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वैलिड नहीं रहा था, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर इसकी प्राइस और बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते साथ साथ उसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती चलेगी, क्योंकि लोगों की यही एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में अगर इसकी ज़्यादा हो जाएगी प्राइस तो हमारे लिए इसको ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो प्रेजेंटली क्या किया था कि उसकी डिमांड को भी साथ साथ बढ़ाते गए थे। और यहाँ पे अक्सर लोगों को गिफन गुड और इन्फीरियर गुड में कन्फ्यूजन होती है, जो कि मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ। गिफन गुड जब भी आए आपने गिफन गुड का प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशन देखना है, और इन्फीरियर गुड को हमेशा आपने इनकम और क्वांटिटी डिमांड के साथ देखना है। सो जब भी प्राइस बढ़ती है तो गिफन गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब भी प्राइस डाउन होती है तो गिफन गुड की प्राइस डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। और नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि जब हम अपने कल्चर के मुताबिक, या ये होता है कि हमारा रख रखाव रखने के लिए, या हम ये होता है कि लोग स्टेटस सिंबल की वजह से जो कुछ चीज़ें ऐसी बाय कर लेते हैं जिनकी प्राइजेस बढ़ भी रही होती हैं लेकिन उसकी डिमांड डिक्रीज़ वो नहीं करते। जिसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आजकल आईफोन की, कि जो हमारी अपर क्लास है उनके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट बन चुका हुआ है कि आईफोन की प्राइजेस भी बढ़ रही होती हैं लेकिन लोग उसकी क्वांटिटी डिमांड भी साथ साथ इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के केस में आप एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि ईद के महीने में क्या होता है कि फेस्टिवल होता है, उस दौरान हमारे मुल्क में चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं लेकिन हम उनकी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं करते, बल्कि उनकी क्वांटिटी डिमांड हम उतनी ही ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो फेस्टिवल के केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता। सो एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आपने हमेशा याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहता, क्योंकि इनके केस में ये होता है कि जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ रही होती है तो इनकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही होती है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसकी जो कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही होती है वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व आती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। और ये क्वेश्चन अक्सर आपके टेस्ट में पूछा जाता है कि एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसमें जो डिमांड कर्व होती है उसकी शेप क्या होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होंगी उनमें हमेशा जो डिमांड कर्व होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव होगी। चेंजेस इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में चेंज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में जो डिमांड कर्व है वो सेम रहती है और ये जो चेंज होता है ये प्राइस की वजह से होता है। और सेकंड वन इज इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हम राइज और फॉल और शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। इसमें प्राइस चेंज नहीं होती लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व चेंज हो जाती है। इसमें जो डिमांड कर्व है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व से या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसमें डिमांड कर्व ही चेंज हो जाती है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसमें ये होता है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और प्राइस डिक्रीज होने से जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। अगर हम ग्राफिकली देखें तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है 8 से 10 हो रही है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और अगर प्राइस 8 से 6 की तरफ आती है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। सो जब भी प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और जब भी प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिमांड कर्व सेम है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इसी के ऊपर मूवमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन के केस में भी और एक्सटेंशन के केस में भी।
इसलिए एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। इंक्रीज और राइज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड उस वक्त आता है जब भी कोई ऐसे फैक्टर्स हों जिनका डिमांड पर पॉजिटिव इफेक्ट होता हो, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम राइज इन डिमांड भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि इस केस में हमेशा प्राइस सेम रहती है, लेकिन किसी और फैक्टर्स की वजह से डिमांड राइज होती है। और वो फैक्टर्स होते हैं चेंज इन इनकम, change in fashion, change in weather, change in population, change in the distribution of wealth, change in the supply of money, change in the price of substitutes, change in the business conditions, the tendency of saving। जब भी इन फैक्टर्स का डिमांड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो डिमांड कर्व हमेशा जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से डिमांड राइज हो जाती है। और इसी तरह से अगर इन फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है वो डिमांड पर नेगेटिव होगा तो जो डिमांड कर्व है वो पहले से कम होगी, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सो यहाँ पे हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ऐसे फैक्टर्स जिनका डिमांड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसकी वजह से डिमांड हमेशा राइज होगी या इंक्रीज होगी, तो वो अपवर्ड शिफ्ट होती है। और ऐसे फैक्टर्स जिनका डिमांड पर इम्पैक्ट नेगेटिव होता है जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये था हमारा आज का 7th लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मंडे और ट्यूसडे 2 डेज़ फ्री ओपन हाउस है, जिसको कोई भी ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। फ्री सेशंस अटेंड करने की डिटेल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल्स लेकर अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। थैंक यू।